वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे हैं कारा के बारे में और आज हम इस लेक्चर में जानकारी हासिल करेंगे कारा की सेल स्ट्रक्चर एंड उसकी ग्रोथ के बारे में। कारा के प्लांट को हम पहचान सकते हैं, इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स पाई जाती हैं। पर्व और पर्व संधियां, ये एक पर्व संधि है, ये दूसरी पर्व संधि है। दोनों के बीच का जो स्थान है वो पर्व कहलाता है। इस पर्व संधि पर दो तरह की शाखाएं उत्पन्न होती हैं। एक तो ये कहलाती हैं सीमित वृद्धि वाली शाखाएं, जिनकी ग्रोथ कुछ समय बाद रुक जाती है। इन्हीं सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर एक तो सेक्स ऑर्गन्स उत्पन्न होते हैं जो ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल के रूप में पाए जाते हैं। दूसरे यहाँ पर इनसे स्टिपुलोड्स भी उत्पन्न होते हैं। ये जो इंटरनोड होता है, इसके चारों तरफ कुछ स्पीसीज में कोर्टेक्स या वल्कुट पाया जाता है, तो कुछ में ये अनुपस्थित होता है। इसके आधार पर हम इन्हें कोर्टिकेटेड या ई कोर्टिकेटेड स्पीसीज कहते हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चर हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वंस अगेन इसमें फिर से दिखाई दे रही है, ये मेन एक्सिस है और ये शाखाएं हैं जो वर्ल्ड के रूप में नोड्स पर या परसंधि पर निकलती हैं। सीमित वृद्धि वाली शाखाएं इसमें दिखाई दे रही हैं। तो हम जानकारी हासिल करेंगे नोड की जो स्ट्रक्चर होती है कौन सी सेल से बनी होती है, जो पर्व है या इंटरनोड है उसके सेल स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। यहाँ पर भिन्नता मिलती है पर्व संधि और पर्व की कोशिकाओं में। The main axis of Akara consists of mainly two types of cells. जो मुख्य अक्ष है दो तरह की कोशिकाओं से बनी होती है। एक तो इंटरनोडल सेल जिसे हम पर्व कोशिकाएं कह सकते हैं, दूसरा नोडल सेल्स जिन्हें पर्व संधि कोशिकाएं कहा जाता है। तो पहले हम जानकारी हासिल करेंगे इंटरनोडल सेल्स या पर्व कोशिकाओं के बारे में। द इंटरनोडल सेल्स आर मच इलोंगेटेड, तो ये इलोंगेटेड शेप की होती हैं। इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक बड़ी सी सेंट्रल वैक्यूल के चारों तरफ पाया जाता है। अर्थात जो पर्व कोशिका है उसके मध्य में बीचों बीच एक वैक्यूल पाई जाती है बड़ी सी। इस वैक्यूल या रिक्तिका के चारों तरफ कोशिका द्रव्य पाया जाता है। द सेल्स आर मल्टीन्यूक्लिएट एंड कंटेन मैनी डिस्कोइड क्लोरोप्लास्ट। तो इंटरनोडल सेल में याद रखना है कि बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। यहाँ पर मध्य में एक वैक्यूल है, रिक्तिका है, उसके चारों तरफ जी द्रव्य है, उस जी द्रव्य में बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं और साथ ही कई डिस्कोइड क्लोरोप्लास्ट, डिस्क की तरह के तश्तरी नुमा जो क्लोरोप्लास्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। द साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एक्सोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म। यहाँ जो वैक्यूल के चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है उसे हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं एक्सोप्लाज्म और इनर एंडोप्लाज्म में। जो एंडोप्लाज्म है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है। इनमें हमने एक्सोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में बांट तो दिया, इसमें एंडोप्लाज्म जो है वो मूवमेंट शो करता है, किस तरह की स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स। The cell walls between the nodal cell and internodal cells are porous to help in cytoplasmic continuity between cells. जो नोडल सेल हैं और इंटरनोडल यानी पर्व संधि कोशिकाओं के बीच में कुछ पोर्स पाए जाते हैं जिससे साइटोप्लाज्म का आवागमन इन दोनों के मध्य हो सकता है। तो इंटरनोडल सेल की खास बात क्या है कि इनमें एक सेंट्रल वैक्यूल है बड़ी सी, उसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म पेरिफ्री पर है और इसमें जो डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे उपस्थित होते हैं। इसे हम एक्सोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बांट सकते हैं। ये है इलोंगेटेड शेप की इंटरनोडल सेल। सेंटर में ये एक बड़ी सी वैक्यूल दिखाई दे रही है। इस वैक्यूल या रिक्तिका के चारों तरफ ये साइटोप्लाज्म होता है पेरिफ्री में, जिसे हम एक्सोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बांट सकते हैं। इस साइटोप्लाज्म में अनेक डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, साथ ही बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है, डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, एक सिंगल वैक्यूल इसके मध्य में स्थित होती है और ये इलोंगेटेड शेप की सेल होती है। तो इंटरनोडल सेल मल्टीन्यूक्लिएट बहुत सारे केंद्रक वाली होती है, डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं और एक मध्य में सेंट्रल वैक्यूल होती है। ये यहाँ दिखाई दे रही है नोडल सेल।
आइसोडायमेट्रिक होती है। इस नोडल सेल में एक क्लियर कट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस हमें बड़ा सा ये दिखाई दे रहा है, बहुत सारे न्यूक्लियोलाई के साथ न्यूक्लियस। तो सिंगल न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। जो परसंधि कोशिका है उसमें एक ही केंद्रक होता है। जो रिक्तिकाएं हैं वो बहुत सारी हैं, छोटी छोटी कई रिक्तिकाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं सेंटर में हमें दिख रहे हैं, इलिप्सोइडल स्ट्रक्चर के क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर स्थित होते हैं। दोनों ही सेल्स का साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म में डिवाइड होता है। इसका भी बांटा जा सकता है और इसे भी साइटोप्लाज्म को एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म में बांटा जा सकता है। दोनों ही सेल में चारों तरफ सेल वॉल या कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो इस तरह के सेल स्ट्रक्चर हमें इंटरनोडल और नोडल सेल में दिखाई देती है। तो देखते हैं नोडल सेल, ये स्मॉलर इन साइज है, आइसोडायमेट्रिक है, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, एक केंद्र की है और बहुत सारे छोटे छोटे इलिप्सोइडल क्लोरोप्लास्ट इसमें उपस्थित हैं। यहाँ पर एक सेंट्रल वैक्यूल के स्थान पर कई छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और साइटोप्लाज्म को हम आउटर एक्सोप्लाज्म और इनर एंडोप्लाज्म में बांट सकते हैं। तो ये थी कारा के प्लांट की नोड एंड इंटरनोडल सेल की स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कारा में ग्रोथ की, वृद्धि किस प्रकार से होती है। कारा में वृद्धि के लिए शाखाओं पे और जो मेन एक्सेस होती है उस पर शीर्षस्थ भाग में एक डोम शेप्ड सेल उपस्थित होती है। इस सेल में विभाजन होने से ही कारा के प्लांट में वृद्धि होती है। ये डोम शेप्ड सेल एपिकल सेल कहलाती है। शीर्षस्थ कोशिका होती है। ये डिवाइड होकर के एक नई कोशिका अपनी पोस्टीरियर साइड में बनाती है। अब ये जो पोस्टीरियर साइड की सेल है ये फिर से डिवाइड होती है ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा, अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा, और ये एक अपर और लोअर सेल का निर्माण कर देती है। अब जो लोअर सेल होती है ये आगे डिवाइड नहीं होती है। तो यहाँ ध्यान रखना है, एपिकल सेल अपने पोस्टीरियर या पश्च भाग की तरफ डिवाइड होती है, नई सेल बनाती है। इस नई सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिसके कारण ये एक ऊपरी और एक निचली कोशिका बनाती है। जो निचली कोशिका है उसमें आगे विभाजन नहीं होता है, ये वृद्धि करके इलोंगेट हो जाती है और इंटरनोडल सेल का निर्माण करती है। तो निचले वाली सेल, इसमें डिवीजन नहीं होगा, इलोंगेट होगी और ये इंटरनोड या पर्व का निर्माण कर देती है। तो निचली सेल की तो यहीं पर हिस्ट्री खत्म होती है। जो अपर सेल है अब उसकी बात करते हैं। ये अपर सेल वर्टिकली बहुत बार डिवाइड होती है और इस तरह से एक प्लेट बना देती है सेल्स की। इसके अंदर दो या दो से अधिक सेंट्रल सेल्स हो सकती हैं और ये अपनी परिधि की तरफ लगभग 16 से 20 पेरिफेरल सेल्स का निर्माण करती है। ये प्लेट नोड या पर्व संधि का निर्माण कर देती है। इस तरह से जो परिधि से की कोशिका है या परिधीय कोशिका है नोड की, वो डिवाइड होती है और ये फिर से दो कोशिकाएं बना देती हैं। तो प्रत्येक परिधीय कोशिका फिर डिवाइड हो जाती है। अब इस पिक्चर में हम देखते हैं, ये है डोम शेप्ड एपिकल सेल। ये एपिकल सेल ये अपनी पोस्टीरियर साइड में या निचली साइड में डिवाइड होती है। तो निचले साइड में डिवाइड होकर दो सेल्स बनाती है, ये तो कहलाती है इंटरनोडल सेल और ये कहलाती है नोडल सेल। ये एपिकल सेल है डोम शेप्ड, इसमें में डिवीजन होता है पोस्टीरियर साइड में, वो फिर से डिवाइड होकर के ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा, ये कहलाती है नोडल सेल और ये कहलाती है इंटरनोडल सेल। इंटरनोडल सेल बाद में आगे जाकर के इलोंगेट हो जाती है, इस तरह से ये वृद्धि करती है। इसमें आगे डिवीजन नहीं होते हैं। जबकि जो नोडल सेल है ये डिवाइड होती है। इस नोडल सेल में वर्टिकल डिवीजन होते हैं। ये पहले तो सेंट्रल सेल्स बनाती है जो दो या दो से अधिक हो सकती हैं और परिधि की तरफ ये पेरिफेरल सेल्स का निर्माण करती हैं। ये पेरिफेरल सेल फिर प्रत्येक जो पेरिफेरल सेल है फिर से दो भागों में डिवाइड हो सकती है, इस तरह से डिवाइड हो जाती है। तो ये इनमें से कुछ सेल्स नीचे की तरफ, जो परिधि की कोशिकाएं हैं उनमें से ही कुछ सेल नीचे की तरफ वृद्धि करती हैं डिवाइड होकर के, और ये पर्व जो पर्व है उसके आधे भाग को घेरे रहती हैं, कोर्टेक्स का निर्माण करती हैं। इन सेल्स को कहा जाता है कोर्टिकेटिंग फिलामेंट। अब जो आउटर सेल है वो
लीफ की एपिकल सेल की तरह काम करती है। डिवाइड होकर के ये 3 to 8 सेल्स बना देती है, फिर उसके बाद इसका डिवीजन रुक जाता है और अब ये सीमित वृद्धि वाली शाखा का निर्माण करती है, जिसे हम लीफ भी कहते हैं। कुछ ऐसी सेल्स होती हैं इस ब्रांचेस की जो लगातार विभाजित होती रहती हैं, ये बनाती हैं असीमित वृद्धि वाली शाखाओं को। कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं इन लीफ सेल्स की जो स्पाइन नुमा हो जाती हैं, उपांग बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं स्टिप्यूल या अनुपर्णक। द नोडल सेल्स ऑफ द लीव्स फॉर्म कोर्टिकल लेयर ऑफ इंटरनोड। नोडल सेल या परसंधि की कोशिकाएं जो हैं वे कोर्टिकल सेल्स का भी निर्माण करती हैं। तो आधी कोर्टिकल सेल्स तो बनती हैं ऊपर वाली परसंधि से और आधी कोर्टिकेटेड जो सेल्स हैं वो डेवलप होती हैं निचली परसंधि से। अपर हाफ ऑफ कोर्टिकल सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द अपर नोड एंड लोअर पार्ट ऑफ फ्रॉम लोअर नोड। तो इस तरह से जो पर्व है उसके चारों तरफ कोर्टेक्स का निर्माण हो जाता है। तो अब ग्रोथ या वृद्धि में हमें याद रखना है, शीर्षस्थ कोशिका डोम शेप्ड होती है। ये डोम शेप्ड सेल अपने पोस्टीरियर साइड में विभाजित होती है और नई सेल का फॉर्मेशन करती है। ये न्यू सेल फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर के अपर एंड लोअर सेल का निर्माण कर देती है। जो लोअर सेल है आगे विभाजित नहीं होती है, इलोंगेट हो जाती है और ये पर्व कोशिका का निर्माण करती है। इसके ऊपरी साइड में जो स्थित सेल है, आउटर सेल जिसे हम कह रहे हैं, वो लीफ की एपिकल सेल का निर्माण करती है। लीफ यानी कि सीमित वृद्धि वाली शाखाएं जो होती हैं, लीफ जैसे स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो वहां पर आउटर सेल एपिकल सेल की भांति काम करती है। ये 3 से 8 परसंधियां बनाती हैं, विभाजित होती है 3 से 8 कोशिकाओं तक, उसके बाद इसकी वृद्धि रुक जाती है। इन्हें कहा जाता है सीमित वृद्धि वाली शाखाएं। अब जो नोड पर स्थित कुछ कोशिकाएं हैं उनकी में निरंतर विभाजन होते रहते हैं, तब वो बना देती हैं असीमित वृद्धि वाली शाखाएं। कुछ कोशिकाएं स्पाइन की लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिन्हें स्टिप्यूल या अनुपर्ण कहा जाता है। कुछ नोडल सेल्स जो हैं वो कोर्टिकल लेयर बनाती हैं इंटरनोड के चारों तरफ। तो हम देख सकते हैं कि परसंधि से हमें किस तरह की स्ट्रक्चर मिलती हैं। सीमित वृद्धि वाली शाखाएं भी यहाँ उत्पन्न होती हैं, असीमित वृद्धि वाली शाखाएं भी यहीं उत्पन्न होती हैं, अनुपर्णक भी यहाँ पाए जाते हैं और कोर्टेक्स का फॉर्मेशन भी इन नोडल सेल्स के द्वारा ही किया जाता है। तो ये थी कारा में ग्रोथ या वृद्धि। तो आज हमने इसकी कोशिका संरचना और इसमें ग्रोथ के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।